हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी का वीडियो अपलोड किया था जो यूटेट फर्स्ट के लिए था। ठीक है, आपके यूटेट फर्स्ट में जो मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उसके नोट्स का वीडियो हमने अपलोड किया था। आज के इस वीडियो में हम पेडागोजी प्लस जो आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल और पेडागोजी दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके यूटेट फर्स्ट पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बन रहे हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहें, जिससे आपका यूटेट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको किसी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। आपको इसमें मैथ्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जब ट्रिक पता चल जाएगी तो उसके थ्रू आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स, कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो मैथ्स के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये है कि वो मैथ्स के क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं कि हम मैथ्स कैसे कर पाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो काफ़ी अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम कुछ पेडागोजी मिक्सअप क्वेश्चन है, इसमें पेडागोजी न्यूमेरिकल्स दोनों मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से क्वेश्चनों को समझ लें आपको कैसे अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो, आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन लाए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसमें देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। उसमें क्या है समस्या, आपको वो बताना है। देखो लिखा है, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। ठीक है, सेकंड आपसे बोल रहा है गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता। ठीक है, कक्षा संचालन की योग्यता और शिक्षण विधियों का ज्ञान। देखो आपको, देखो इसमें देखो उपकरण यहाँ लिखा है, सेकंड वाले में आप देखेंगे गणित उपकरणों का को प्रयोग करने की क्षमता। ये तो बिल्कुल राइट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये रॉन्ग हो जाए। ठीक है, समस्या नहीं होगी आपका, ये इस समस्या से इसका कोई वो नहीं है। कक्षा संचालन की योग्यता, ये भी बिल्कुल राइट है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। आपका लिखा है शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। जो यानी जो गणित का जो टीचर होगा उसकी अलग अलग जो विधियाँ होंगी शिक्षण देने की, वो एक प्रकार से गणित शिक्षक की एक क्या है, प्रमुख समस्या है, वो इसका हो सकता है। यानी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 91 का आपका क्या है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब 92 वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबंधित करने के लिए आपको क्या नीति होगी, आपकी क्या नीति होगी। तो इसमें देखेंगे, ऑप्शन पे चले जाते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करेंगे आप। उनके लिए वैकल्पिक अध्ययन, अधिगम और आंकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, ये राइट हो सकता है। अभी आगे के और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी वाला आपका राइट हो सकता है। आगे देखिए, गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे, बिल्कुल गलत है, ऐसा कर नहीं सकते आप। यानी अभी तक आपका पहला दूसरा गलत हो गया है, पहला और तीसरा गलत हो गया है। सेकंड वाले पे हमें थोड़ा सा है कि हाँ ये सही हो सकता है। आप यहाँ देखें, गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। बी वाले के जो आपका 92 क्वेश्चन है उसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उनके लिए वैकल्पिक अध्ययन, अधिगम और आंकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, उनके लिए यानी आप अलग तरीका या मेथड आप ढूंढेंगे सॉरी। देखिए 93 वाले पे आप देखेंगे, रेखीय व्यंजक के योग, रेखीय व्यंजक के योग एक बहुत सामान्य त्रुटि देखी जाती है। में एक क्या देखी जाएगी, रेखिक व्यंजक के योग में एक क्या देखी, बहुत ही नॉर्मल सी एक एरर आ गई है, उसको देखा जाता है। जैसे 6x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8x। इस प्रकार की त्रुटि को आप क्या कहेंगे, इस प्रकार की त्रुटि को आप क्या कहेंगे, यानी आप एक मामूली सी मिस्टेक इसमें देखी गई, तो इस प्रकार की त्रुटि को आप क्या कहेंगे, इस प्रकार की त्रुटि को आप कहेंगे। देखो तुच्छ त्रुटि ये नहीं होगा बिल्कुल। प्रकरण प्रकमण
परख त्रुटि ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आप देखें लापरवाही, लापरवाही तो आपने ऐसा कोई वर्ड लेना ही नहीं है जो नेगेटिव शो करे, इस तरीके का तो आपने लेना ही नहीं है। आपको ये यहाँ पे आपका जो है सी वाला संकल्पनात्मक त्रुटि जो होगा ये हो सकती है आपका, ये वाला सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 94 वाले की। 94 वाले में आप देखेंगे कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम होता है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या बिल्कुल राइट है, यानी एक अगर हमारी क्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी, यानी बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें अब हम यहाँ पे, देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है पढ़ने के लिए। इसमें क्या है, वीडियो में स्क्रीन के लिए आपको थोड़ा सा काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, यानी पूरा पेज जो है इस क्वेश्चन से ही भर गया है। देखेंगे, फलों के एक सलाद की रेसिपी के लिए 1/2 यानी 1/2 कप चीनी की आवश्यकता है। यानी आप क्या कर रहे हैं, फलों का एक सलाद की रेसिपी बना रहे हैं, उसमें क्या है आपको 1/2 कप चीनी क्या होगी, नीड्स यानी आवश्यकता है। फलों के इसी सलाद की एक अन्य रेसिपी के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे 2 और वहाँ पे आधा। ठीक है, यदि एक बड़ा चम्मच 1/16 कप के समतुल्य, यानी एक बड़ा चम्मच जो है आपका क्या होगा, 1 कप का 16वें हिस्से के बराबर है, तो पहली रेसिपी को कितने अधिक चीनी की आवश्यकता होगी। तो आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल आप देखेंगे, पहले देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले पता है कि एक, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक सलाद रेसिपी को आधा कप चीनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको आधा कप चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1/2 माइनस, आपको यहाँ पे देखो लिखा है कि अन्य रेसिपी के लिए 2 बड़े चम्मच चाहिए, तो 2 इंटू 1/16 यानी 1/16। आप इसको नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे 2 से 8 बार इसे आसानी से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/2। आगे फिर दोबारा से लिखते हैं जो आपने कट कर दिया पोर्शन, 1/2 माइनस 1/8। ठीक है, अब आप इनका कॉमन एलसीएम लेंगे तो देखो 2 और 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी आपका यहाँ एलसीएम अपॉन में 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे 8 आएगा। फिर आप 4 1 जा करेंगे 4, ठीक है, और 1 1 जा करेंगे आप 1, माइनस का साइन ला के 1 करेंगे और आपका आंसर जो आएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3/8 कप आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताया तो मैंने यहाँ 8 कैसे लिखा कि आप देखेंगे यहाँ पे, देखें ध्यान से, दोबारा से आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ एलसीएम में 8 कैसे लिया। एलसीएम लेना अधिकतर सभी को आता ही होगा, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 1/8 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे आपने यहाँ 2 1 जा 2 करा और 2 4 जा 8 करा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, या तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए या 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। तो 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8 ही रहेगा, यानी एलसीएम में आपका क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लिखने के बाद जैसे 8 आपने एलसीएम लिखा, तो फिर उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे और ये 1 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे, तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 1 जा 4, माइनस का साइन आपने ये वाला लगाना ही है, फिर उसके बाद 1 लिखना है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा अपॉन 8 आपका आंसर, यानी 3/8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, 3/8 आपका कहाँ है, सी वाला है, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आप देखेंगे कि आंकड़े 9 8 4 3 2 1 6 4 ऐसे करके आपको इतने नंबर दे रखे हैं का परिसर है। देखो परिसर निकालने का मतलब क्या होगा, आप पहले तो इन नंबरों को जोड़ लीजिए, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपका परिसर क्या होगा, एक बार दोबारा रीड कर लें, 3 6 9 3 12 और 2 14, यानी 14 नंबर हैं, तो आपका इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, परिसर आपका कितना हो जाएगा, 14। क्यों, आप इसको एक नॉर्मल तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जितने नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर बढ़ा के उसमें से 1 को माइनस कर दें, वही आपका आंसर आ जाएगा। 15 - 1 आपका क्या आ जाएगा, रेंज, यानी परिसर आपका क्या रहेगा, रेंज रहेगा। यानी इसमें क्या होगा आपका, सब परिसर मीन्स वो आपका होगा रेंज। आपकी रेंज क्या रहेगी, सबसे बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर और सबसे छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तो वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 15 - 1 परिसर क्या होता है, परिसर को इंग्लिश में आप रेंज बोलेंगे। तो रेंज क्या होगी, सबसे बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, सबसे छोटे नंबर को, तो आपकी रेंज निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 97 वाले की।
एक आलेख 97 वाले में देखेंगे, एक आलेख जो ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करता है जो प्राय सतत रूप से समय अवधि के अनुसार बदलते रहते हैं, निम्न हैं, वो कौन सा आपका आलेख होगा? तो इस तरीके का आलेख आपका होगा रेखा आलेख। ठीक है, कौन सा आलेख होगा आपका? रेखा आलेख, जो समय अवधि के अनुसार क्या रहता है? बदलता रहता है। आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, ठीक है, 98 की अगर हम बात करेंगे तो मानव शरीर की लगभग 100 बिलियन सेल कोश हैं। इस संख्या को घातांक के रूप में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? देखो 100 बिलियन की बात कर रहे हैं, 2 जीरो तो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं और बिलियन में आपके 9 जीरो पीछे से लगते ही लगते हैं, तो 2 ये हैं 9 ये हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 की घात 11, यानी 10 की पावर 2 इंटू 10 के पीछे आप 9 जीरोज और लगा देंगे, यानी 10 की पावर 9। तो मल्टीप्लाई में जो होता है, मल्टीप्लाई में एक आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका? ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर अगर वाई है तो आप क्या करेंगे? दोनों की पावरों को ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे 200 को आप 10 की पावर 2 लिखते हैं, 100 को आप क्या लिखते हैं? 10 की पावर 2। ठीक है, और बिलियन में जो होता है आपका 10 की पावर 9 जीरो, यानी आपके करोड़ में आपके क्या कहते हैं? 8 जीरोज आते हैं और बिलियन में आपके कितने आएंगे? 9 जीरोज आएंगे। तो दोनों पावरों को आप ऐड कर देंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10 की पावर 11। ठीक है, नेक्स्ट उसमें बात करें 99 वाले की अगर हम बात करें तो, रमेश के पास निम्न 3 बर्तन हैं, बोल रहा है, जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h वाला एक बेलनाकार a बर्तन है। दूसरा बोल रहा है त्रिज्या 2r, ऊंचाई h/2 वाला एक बेलनाकार बर्तन b है। विमाएं जिसकी क्या है? r/r/h वाला एक घनाभकार बर्तन c है। इन बर्तनों की इनके आयतनों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्था है। इनके बर्तनों के आरोही क्रम में जो व्यवस्था रहेगी उसको आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन आपको दे रखा है ABC, BCA और CAB एंड D वाला दे रखा है कि व्यवस्थित नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखो, आपको पता है बेलनाकार अगर होगा तो उसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी आपका पाई आर स्क्वायर एच ही काम करेगा, पर आर जो है आपको 2 गुना दे रखा है तो 2r दे रखा है। तो आप 2 से, जब आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे r की जगह जब 2r दे दिया जाएगा, पहले वाले का तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा, दूसरा वाला आपको जब यहाँ पे देखेंगे पाई आर का स्क्वायर यानी 2r का जब आप स्क्वायर करेंगे और इनटू में एच लिखेंगे और अपॉन हाइट जो है आपकी क्या कर दीजिए? आधी कर दी जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर रहेगा इंटू h/2। 2 से आप इसे कट करेंगे तो 2 बार कट हो जाएगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 2 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो बर्तन सी का आयतन क्या रहेगा आपका? आर स्क्वायर एच, क्योंकि बर्तन सी आपका क्या है? घनाभकार है, तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो आपकी लंबाई कितनी दे रखी है? आर दे रखी है, चौड़ाई आर दे रखी है, ऊंचाई एच दे रखी है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो इसका आरोही क्रम देखेंगे तो वो आपका रहेगा CAB, यानी CAB, यानी C सबसे छोटा है, A उससे बड़ा है और B सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो 100 वाला क्वेश्चन है, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन, यानी अगर किसी ठोस को अगर एक आकार से आप क्या करेंगे? दूसरे आकार में बदलेंगे तो ऐसे में क्या रहेगा? उसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा? आयतन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आयतन उसका वही का वही रहेगा। यानी है तो वो ठोस ही, एक शेप से दूसरे शेप में ले गए हैं तो उसकी वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 101 वाले की, दिया है जीरो बड़ा है, सॉरी पी बड़ा है जीरो से, क्यू और क्यू बड़ा है पी से, आर बड़ा है क्यू से और एस बड़ा है आर से। तो यानी कहने का मीन्स है सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा, उससे छोटा आर, फिर क्यू, फिर पी एंड फिर जीरो। तो कह रहा है पी क्यू आर एस हमारे क्या है? एक पूर्णांक है जिन्हें आप इंटीजर्स बोलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा? यानी आप जब p प्लस क्यू का सम करेंगे और उसको r और s के सम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो वही सबसे छोटा हो जाएगा। यानी ये वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि r और s क्या हैं? सबसे बड़े हैं। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन में, यानी r और s सबसे बड़े हैं और p और q उससे क्या है? दोनों छोटे हैं। यानी आप 1 और 2 को ऐड करके 3 + 4 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर हम एक सीरियल वाइज चलें तो 3 + 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी डिजिट क्या आएगी? बहुत ज़्यादा छोटी आएगी। ठीक है, डिजिट आपकी बहुत ज़्यादा छोटी आएगी। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं संलग्न चित्र में ए और बी हैं। संलग्न चित्र में यानी ए और बी जो हमें दे रखे हैं ये क्या हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देते हैं। 102 का जो ऑप्शन है एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। कौन से हैं ये, एकांतर अंतःकोण है ये, यानी जिन्हें आप इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसकी अगर हम बात करें 103 वाले की, तो इसमें देखो क्या लिखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या है 10, 6.5 तथा ए है, जहाँ ए एक क्या है पूर्ण संख्या है। ए का न्यूनतम मान हो सकता है, ए का न्यूनतम मान आपके लिए क्या हो सकता है इसमें बताना है। तो ए का जो न्यूनतम मान रहेगा आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ सीधी बात है पूर्ण संख्या की वो बात कर रहा है, तो पॉइंट में आप इसे ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसका जो मान रहेगा कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 104 वाले की। तो 104 वाले को बहुत ही आप शानदार तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि x प्लस वाई का 15% बराबर है x माइनस वाई के 25% के, तो y कितना प्रतिशत x के बराबर होगा, y का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा। तो इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप 15% को लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई आपका ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट उसमें बात करें 25% आप लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे, ब्रैकेट आप लगाएंगे, यहाँ पे x माइनस वाई आप लिखेंगे, ठीक है। चाहें तो आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते, कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 5 से आप इसे काटेंगे 3 बार और इसे आप काटेंगे 20 बार, ठीक है। 5 से आप इसे काटेंगे 5 बार और इसे काटेंगे 20 बार। देखो दोनों आपके यहाँ 20 अपॉन में आगे इज इक्वल टू के इस तरफ हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे। हालांकि आप 100 को भी काट सकते थे, पर मैंने 100 को जानबूझ के नहीं काटा, क्योंकि आपको थोड़ा काटना भी आना चाहिए, नंबर को कट करना भी आना चाहिए। आप नंबर को कैसे कट कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 20 को मैंने इजीली काट दिया है। अब आपके पास जो डिजिट बची है वो कुछ इस तरीके से हैं, वाई ब्रैकेट के बाहर 3 इक्वल्स टू x माइनस वाई ब्रैकेट के बाहर आपका 5। अब आपने क्या करना है, 5 से दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई लगानी है, इधर से 3 से दोनों उसमें मल्टीप्लाई लगानी है। तो आपका नंबर जो नया सामने आएगा वो आएगा 3x प्लस 3y बराबर 5x माइनस 5y, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब y वालों को y की तरफ ले जाइए और x वालों को x की तरफ ले जाइए। तो आप क्या करेंगे, जब 3 को x के साथ 3x को 5x के पास ले जाएंगे और 5y को 3 के पास लाएंगे, तो नेगेटिव वाला जब इस तरफ यानी y वाला नेगेटिव वाला जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और x वाला जब उधर से पॉजिटिव से दूसरी तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, 3y प्लस 5y इक्वल टू 5x माइनस 3x, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइनस 3x। तो आप यहाँ से 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8y आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा 5 में 3 जाएगा तो 2x आ जाएगा। 2 से आप 8 को काट सकते हैं कितनी बार, 4 बार काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि x बराबर कितना हो, 4y हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, x/4, यानी कह सकते हैं आप जो y जो है x का कितना है 1/4 है, यानी आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो x है y का कितना है 4 गुना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा, यानी y का 400% होगा। यहाँ पे देखेंगे आप इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू x/4, यानी आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई का यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 गुना ज़्यादा है, तो यानी अगर परसेंटेज के उसके थ्रू देखें तो आपका क्या होगा, ये 400% होगा। इसको निकालना कैसे आपको बता देता हूँ मैं। आप क्या करेंगे, अभिष्ट प्रतिशत निकालने के लिए 1/4 यानी कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या होती है तो हम उसे 1 मानते हैं। तो यहाँ पे आपका 1/4 यानी देखो यहाँ पे अभी मैं लिखा था y इज इक्वल टू x/4, तो 1/4 आ रहा था, 1/4 ले लिया हमने, इंटू 100 रखेंगे हो तो ये जब रिवर्स करेगा नंबर तो ये 100 के साथ काय में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, अभिष्ट प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी दोबारा से साफ साफ लिख देते हैं, अभिष्ट प्रतिशत का साइन यहाँ पे लगाया बराबर 4 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 400%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो आप इसमें देख सकते हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पहले संख्या दे रखी है 6, 7/6, 7/8 एंड 6/7/8, इस तरीके से आपको नंबर दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब कभी अपॉन के अपॉन में, जैसे यहाँ लिखा है 6/7/8, तो इस तरीके से नंबर दिया है, तो इसमें क्या होता है, ये नंबर रिवर्स होकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये जो नंबर बनेगा ये क्या हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 48/7। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को देखेंगे, यहाँ पे 8 फिर रिवर्स होकर ऊपर की तरफ आने का है, इसमें देखेंगे क्या लिखा है 6/7 × 8। ठीक है, इस तरीके से है। तो आप क्या होगा, इस वाले डिजिट में आप देखेंगे ये पूरा एक डिजिट है और उसके अपॉन में 8 है, तब ऐसा हो तो आप 8 के अपॉन में 1 मानिए। यहाँ पे 8 के अपॉन में 1 मानेंगे तो ये 1 रिवर्स होकर 6 के साथ आ जाएगा और ये 8 जो है 7 के साथ आ जाएगा। तो आपकी डिजिट कुछ इस तरीके से बन के पूरी सामने आएगी, यानी आपकी जब यहाँ 6 × 1/7 × 8 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 × 6 और 2 4 × 8। तो आपका यहाँ जो एग्जैक्ट नंबर बन के आएगा वो आपका आएगा 3/28। ठीक है, माइनस, यानी कह रहे से कितना अधिक है, तो हमें बताना है कितना अधिक है, तो आप अंतर निकालना है। तो आप यहाँ देखिए क्या आया था 48/7। ठीक है, 48/7। अब आप इसका एलसीएम दोबारा से निकाल सकते हैं, 7 1 × 7, 7 4 × 28। 4 से आप 48 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में मैंने आपको बताया था या तो 4 की 7 से कर लो या 1 की 28 के उससे कर लो, जैसे पहला हमने सवाल किया था। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 48 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 192 आएगा, माइनस 3 बन जाए आपका 3 हो जाएगा, अपॉन में आपका 28 रहेगा। तो आप इसको नॉर्मली अगर माइनस करेंगे तो 189/28 आपका आएगा। तो आप इसको फ्रैक्शंस में जब जोड़ेंगे तो 621 अपॉन आपका कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, तो 28 और 21 को आप इजीली काट सकते हैं 7 से। 21 को 7 से काटेंगे 3 बार कटेगा और इसको काटेंगे 4 बार, तो आंसर आपका रहेगा ए वाला, यानी 105 का आपका ए वाला आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:1 इस अनुपात में है तो त्रिभुज है, यानी इस तरीके का अनुपात अगर आपको दिया है तो त्रिभुज आपका कौन सा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले देखो मैं बता देता हूँ, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको दे रखा 3, यहाँ आप देखेंगे 4 1 × 4 + 1 कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ पे देखते 4 3 12 और 13, यानी आपको कितना 30/4 आ जाएगा। तो देखो आप जो ये डिजिट्स आपको दे रखी हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हैं, आपको बिल्कुल ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर आप सेम है, तो इनका एलसीएम कितना 4 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे 12 से कर देंगे। तो आपका यहाँ जो रेशो बनेगा वो 3 से कर देंगे तो आपका कितना 12 आ जाएगा, 12/5/13 इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप एक यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज निकालते हैं तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है 13, 12 और 5, ये आपका, यानी अगर आपका लंब और आधार, यानी जिससे आप क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको आप बोलते हैं बेस, अगर बेस और परपेंडिकुलर आपके 12 और 5 हैं तो आपके हाइपोटेन्यूस, यानी जिसे आप कर्ण बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, वो क्या रहेगा आपका 13 आएगा। तो ऐसा त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होता है। तो आपका ये वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 107 वाला बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो तो जिसमें एंगल A बराबर, बिल्कुल ऊपर तक कर लेते हैं, सोल्व करने का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो तो जिसमें एंगल A बराबर 4x 0, 4x की पावर 0 एंड एंगल B 7x की पावर 0 और एंगल C 5y की पावर 0 एंड D y0 x और y होगा। क्या होगा यहाँ पे आपको मान बताना है। तो ध्यान से देखें, यानी आपको जो पावर्स दे रखी हैं इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, डिग्री में दे रखे हैं। ठीक है, यानी डिग्री दे रखा है तो आपको इसको इजीली लिखना है। तो आपने क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज जब आप बनाएंगे तो आपको चतुर्भुज का पता है, चतुर्भुज आपका कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे आप, चतुर्भुज में क्या होगा 4 साइडें होंगी, यानी आपकी 2 साइडों का योग कितना होता है 180 होना चाहिए चतुर्भुज के लिए। तो आपकी कोई भी 2 भुजाओं का योग क्या होगा 180 होगा।
तो आप यहाँ देखेंगे ए और सी को जब आप जोड़ेंगे, यानी ए और सी को आप जोड़ेंगे तो आपका इनका योग कितना आना है 180। डी और जब बी को जोड़ेंगे तो इनका योग भी कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, देखो आप लिखोगे तो पहले 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, दोबारा आप देखेंगे नीचे वाले में 7x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कुछ इस तरीके की आपकी समीकरण बन जाएगी। देखो अब हमारा क्या होता है, जब हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो हमारी x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू को हमें बराबर करना पड़ता है। अगर हम नीचे वाले इक्वेशन को यानी समीकरण को 5 से गुणा कर दें तो हमारी समीकरण कुछ इस तरीके से बन के सामने आएगी आपके 4x प्लस 5y बराबर आपका कितना रहेगा 180। नीचे वाली समीकरण को हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35x प्लस 5y बराबर 180 की आप जब 5 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों समीकरण एक से समीकरण दो को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पे होगा जब ये ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का आपस में कट, और ये आपस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे। 35 में से आप इसको माइनस करेंगे तो 31 माइनस का आएगा एक्स में, और यहाँ पे भी ये नेगेटिव आएगा, आपका आएगा कितना 720। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव, दोनों नेगेटिव साइन से दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे x का मान जो आपका यहाँ आ जाएगा कितना है 720/31 आ जाएगा। और यही मान जब आप y का भी निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, किसी भी समीकरण में x का मान रखेंगे तो y का मान आपका आएगा 540/31 आ जाएगा। ठीक है, 540/31 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए x अनुपात y बराबर 720/31 अनुपात 540/31 आ जाएगा। ठीक है, दोनों भागा में आ जाएगी। देखो अनुपात का मतलब होता है 540 31 के बट्टे में आएगा तो 31 से 31 कट जाएगा, अनुपात में 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ के लेंगे 18 से अगर काटते हैं तो 18 चौको 72 यानी 18 4 जा 72 एंड 18 3 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी 4:3 आपका आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चित्र में दिए गए ठोस का नाम, यानी जो आपको चित्र में दिया गया है ठोस, इसका नाम आपका क्या होगा, इसको आप देख के बताएंगे। यानी ये जो चित्र आपको दिया गया है इसका नाम आप बताएंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे पहले आप यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आप 108 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है, आयताकार पिरामिड है। यह कौन सा चित्र है, आपका आयताकार पिरामिड है। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 20 घंटों में तय करता है, उसके द्वारा 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो एक आदमी जो है 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटों में तय कर रहा है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, ध्यान से समझेंगे इसको। किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर व्यक्ति चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी का अगर वो चल रहा है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी A/B किलोमीटर पर आवर्स, यानी A/B किमी प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं आपको पता है, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। तो आप अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी 1000 A/B, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में बदल लिया तो मीटर पर घंटा हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको पता चले कि ये स्पीड आ गई है, नीचे आपका क्या 200 दे रखा है। 200 से जब आप इसे काटेंगे तो आपका ऑप्शन देखो किस तरीके से बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। 200 मीटर की दूरी को तय करने में हमें समय बताना है, तो समय बराबर आपका पता है क्या होता है आपको, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी आपको कितनी है 200 मीटर, यहाँ पे आपको 200 मीटर दे रखा है, तो दूरी आपकी 200 मीटर है। चाल अभी आपकी 1000 A/B आई थी, तो B यहाँ पलट के रिवर्स में ऊपर की तरफ चल जाएगा। 200 से इसे काटेंगे 5 बार कटेगा, तो आंसर आपका आएगा B/5 है। B/ कितना आएगा 5 है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 2 + √3a बराबर 2 - √3b बराबर 1 है, तो 1/a + 1/b का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें 2 + √3 एक ब्रैकेट में a = 1, ठीक है, क्योंकि देखो a के इक्वल में b है और b के इक्वल में 1 है, तो इस 1 का मीन्स है कि ये a के इक्वल में भी है और b के इक्वल में, दोनों के इक्वल में, यानी आप इसे 2 + √3 ब्रैकेट क्लोज
ए इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं और 2 माइनस रूट 3 बी इक्वल टू 1, यानी जो 1 है इन दोनों के इक्वल में है तो आप इसको दोनों के इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप दोनों के इक्वल में इसको बराबर दिखा सकते हैं, शो करके दिखा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में है 2 प्लस रूट 3 ए के साथ, तो ये जब इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये उसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कहाँ पे है, भागा में आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ऐसे ही बी के लिए भी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3 आपके लिए हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1/a प्लस 1/b का वैल्यू आपने निकालना है। तो a का वैल्यू आपने क्या निकाला है, अभी देखते हैं। यहाँ पे 1/ निकाला था आपने, तो 1 की जगह 1 ही रहने दीजिए, इसकी जगह आपने 1/2 प्लस रूट 3 निकाला था वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखें यहाँ पे, और फिर बीच में आपका प्लस का साइन है, प्लस लगाया आपने। b के लिए आपने 1/ क्या निकाला था, 2 माइनस रूट 3 निकाला था। तो आपका ये वैल्यू रिवर्स होगा, ये वाला वैल्यू भी आपका रिवर्स होगा। तो आपका नंबर क्या आएगा, देखेंगे यहाँ पे 2 प्लस बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा, प्लस बीच में लगाना है 2 माइनस रूट 3, माइनस से प्लस वाला कैंसिल, 2 2 जा कितना है 4। तो आपका आंसर इज राइट, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 110 का आंसर क्या है आपका, 4 वाला। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 111, ये 111 एक वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या में अनुपात, यानी एक वर्ग अगर आप लेते हैं तो उसकी भुजाओं की संख्या बट्टे घन के किनारों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो, आपको पता होना चाहिए एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और जो घन होता है उसकी आपकी कितनी साइड होती हैं, 12, यानी उसके जो किनारे होंगे उसके कितने कितने किनारे होते हैं, एक घन के 12 किनारे होते हैं। तो दोनों का अनुपात अगर आप लेते हैं तो 4:12 आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है, यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर एक वर्ग दे रहा है तो वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, और घन के किनारों की अगर बात करें तो उसके कितने 12 किनारे होते हैं। तो टोटल मिला के आपका आंसर क्या आएगा, 4/12। यानी दोनों का आपने अनुपात बताना है। तो अनुपात के लिए क्या करते हैं, उनको जैसा जैसा आपसे बोल रखा है उसके अनुपात में रख देते हैं। वर्ग बट्टे आप क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो घन का आपका कितना 12 है, और वर्ग का कितना है 4 है, तो 4/12, यानी 4 1 जा 4 और 4 3 जा आपका 12, यानी 4 एकम 4, 4 3 12 आपका हो जाएगा। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हैं। यानी आप यहाँ देखेंगे, आपको नंबर दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे एक्स, ई, के और एम, इसमें आपको देखना है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो देखो, ए वाला जो नंबर है इसमें आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 113 की अगर हम बात करें तो 113 में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है 100 की पावर 1/2, यहाँ क्या लिखा है 100 की पावर 1/2, यहाँ 0.01 की पावर 1/3, यहाँ पे दे रखा है 0.00116 की पावर 1/4, 3 की पावर 0, 5 की पावर -1 का मान है। क्या होगा मान, आपको यहाँ दिखाना है। तो देखो, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि 100 की पावर 1/2 का मतलब है √100 इंटू, इसका मीन्स है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट 0.001 माइनस जो भी साइन है उसकी पावर, अगर आपको कितनी 1/4 दे रखी है तो आप इसका ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो आपका टोटल कितना निकल के आ जाए, 0.0016 निकल के आ जाए। तो ठीक है, अब देखो, आपको पता है 100 का रूट कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप, फिर 0.001 का क्यूब रूट क्या निकल गया, 0.1, यानी अगर 0.1 का आप क्यूब करते हैं तो आपका ये नंबर निकल के आ जाएगा माइनस। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे 0.2 की पावर 4 बार, यानी 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2 से अगर आप 4 बार करते हैं तो आपका इतना नंबर आ जाएगा। और 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसको आप 1 लिख लेते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे पावर माइनस में होती है, अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो आप अगर उनके
एग्जैक्ट फॉर्म में रियल फॉर्म में पावर हटा के उसे प्लस पावर में लिखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर को रिवर्स में कर देंगे तो यानी 4/5 हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर आपको नेगेटिव दी है और आप उसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो वो नंबर रिवर्स हो जाते हैं, यानी उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी अगर वो अपॉन में एक दूसरे के दिए होंगे। जैसा 5/4 दिया है तो वो 4/5 हो जाएगा, अगर खाली 2 की पावर -1 है तो वो 1/2 में बदल जाएगा। तो आपका इस तरीके का आपको यहाँ पे आ गया है सामने। तो आप क्या करेंगे, जब आप 10 की मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस आप यहाँ देख रहे हैं आप इससे जब इसको डिवाइड देंगे 80 को 0.8 आएगा, तो 0.8 और 0.2 को आप जब प्लस करेंगे तो आपका यहाँ क्या 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा क्या, यहाँ पे 0.8 से आप क्या करेंगे 0.2 को प्लस करेंगे तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 0.6। आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो वो आपका आएगा पॉजिटिव का, तो 1.1 प्लस 0.6 और जब प्लस करेंगे तो 1.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लें, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको डिवाइड बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन, आप इसे ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 115 वाले की तरफ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे क्या है, यदि 1 रुपये पर, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। देखो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज यानी एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है PRT/100। क्या होता है PRT/100। आपको यहाँ पे क्या है 1 रुपया, आपको सब कुछ दे रखा है, आपने क्या करना है सिर्फ दर निकालनी यानी आर का मान निकालना है। तो आर अगर आप निकालेंगे तो देखो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था S/PRT/100, ये निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 100 को, इसके आर को आर निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो S/100 अपॉन क्या आ जाएगा PT आ जाएगा, इक्वल में आपका आर आएगा। तो ठीक है, यानी आपका आर आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, एस आपका कितना है, एक है तो 1 लिखेंगे, इनटू एस के साथ अभी आपने देखा था, वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा था। एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू 100 हमें ऑलरेडी दिया है, पी की वैल्यू भी 1 है और आर की वैल्यू भी हमारी 1 रहेगी। ठीक है, बट एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक माह की बात कर रहा है और यहाँ पे वार्षिक की बात कर रहा है। तो एक माह को अब हम एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसे 1/12 लिखेंगे और ये 12 पलट के कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो अब एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा है तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, आर बराबर रहेगा 12 गुणा 100। ठीक है, कितना आ गया 1200 आ गया। उसके बाद हमने प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप दोबारा भाग लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 12%। आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसका हजारों में सन्निकट करने पर 5000 प्राप्त होता है। यानी कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसका हजारों में सन्निकट करने पर आपका कितना प्राप्त होगा, 5000 प्राप्त होगा। तो वो बड़ी संख्या आपकी होगी 5499। बड़ी संख्या पूछा, छोटी नहीं पूछा, छोटी पूछता तो आपसे क्या होता 5001 होता। ठीक है, आगे हम बात करें, लिखा है यदि ABCDE 5 क्रमागत संख्याएं विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या होगा। देखो 117 वाले का आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका औसत निकाल सकते हैं, चाहे आपको विषम संख्या दी हो चाहे सम संख्या दी हो। ठीक है, तो अगर आपको इनका औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे, पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे। पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपकी विषम संख्याएं और सम संख्याओं में आपको जोड़ना किस तरीके से है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से क्लियर कर देता हूँ। कभी भी अगर आप मान लीजिए आपसे कहता है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो आप पहली संख्या को अगर x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या आपको x+2 लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप 2 प्लस करते करते चलते जाएंगे। अगली वाली संख्या आपकी क्या होगी x+4, फिर आपकी x+6 और फिर क्या होगा x+8 होगा। अब यहाँ पे जो x आपको दे रखे हैं इनकी जगह आप ABCE रख दीजिए। आप क्या रख सकते हैं, ये जो ABCDE दे रखे 5 नंबर आप यहाँ रख दीजिए। तो आपका टोटल जो निकल के आएगा, देखो अगर आप जोड़ते हैं तो 8 6 कितना हो गया 8 और 6 14 प्लस 4 कितना 18 प्लस 2 20, यानी आपको एवरेज नंबर कितना 20 आ जाएगा। और आपका यहाँ पे सबका सम कितना आएगा 5x। यहाँ पे आपका सबका सम क्या आएगा 5x प्लस 20 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आप इसमें 5 को कॉमन ले सकते हैं,
5 को जब आप कॉमन लेंगे, 5 को जब आप यहाँ इजीली कॉमन लेंगे तो आपके यहाँ x+4 बचेगा, ठीक है। अपॉन में आप क्या करेंगे, 5 रहता है ऑलरेडी, 5 से आपको डिवाइड करना, 5 से 5 काटेंगे, ए वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपका पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं, दोबारा से फटाफट इन्हें रीड करते हैं। गणित विषय की वर्तमान एनसीईआरटी पुस्तकों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखा गया है। कौन सी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका रहेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को देखते हुए। 2000 रूपरेखा कौन सी, 2005 को देखते हुए। 19 वाले की अगर हम बात करें, 119 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गणित में शिक्षार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं, यानी आप कौन सी मूल्यांकन नीति का उपयोग कर सकते हैं, तो वो आपका रहेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता। ये तीनों आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। पोर्टफोलियो परियोजना की सहभागिता, ये जांच सूची, ये सब बिल्कुल रॉन्ग रहेगा, आपका बी वाला बिल्कुल राइट रहेगा। और 120 यानी इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 91 से हमने स्टार्ट किया था, 120 अब आपके क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर दिए। इसमें पेडागोजी प्लस आपके न्यूमेरिकल दोनों मिक्स थे। गणित में दुसिंचिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस की अगर बात कर रहा है तो आप 120 में जो देखेंगे इसमें लिंग की कोई वो नहीं है, उत्तरदायी नहीं है घटक। विषय की प्रकृति होना बहुत जरूरी है, परीक्षा की पद्धति होना जरूरी है, पाठ्यचर्या का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बट लिंक से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन, यानी आप कैसे मैथ्स के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो आपको बताया है। तो इसी तरीके की आपके लिए लेटेस्ट वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। यूटेट एग्ज़ाम जो है आपका बहुत अच्छे से हमने क्लियर करवाना है, तो आप यूटेट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। यूटेट फर्स्ट के लिए आपका ये वीडियो था मैथ पोर्शन का, जो आपका यूटेट सेकंड है उसके लिए भी आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएंगी, उससे आप बेफिक्र रहें। इंग्लिश हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गए, हिंदी होगी, आपकी ईवीएस होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पेडागोजी वाले जो बाल विकास के क्वेश्चन उसके लिए, मैथ के लिए, एसएसटी के लिए, सब के लिए आपका वीडियो अपलोड किया जाए। जितने भी सब्जेक्ट आपके यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड के होते हैं सभी के लिए आपको वीडियो अपलोड हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।